Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु देव की मिथुन लगन के द्वादश भाव की प्लेसमेंट के बारे में। ये प्लेसमेंट केतु की इस लगन में आखिरी प्लेसमेंट है और बात करते हैं कि यदि केतु मिथुन लगन के 12वें भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, 12वें घर का संबंध है खर्चे से, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, इन्वेस्टमेंट से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, व्यय से। ये वो घर है जहां किसी भी चीज़ का व्यय हो जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका पैसे का ही खर्चा होगा। यहाँ कभी कभी आपकी लाइफ का खर्चा हो जाता है मुफ्त में, यानी कि आपकी अचीवमेंट्स नेग्लिजिबल रहती हैं, पूरी लाइफ लग जाती है। कभी कभी आपकी मैरिज का एक्सपेंस हो जाता है, यानी कि मैरिज लॉस में चली जाती है। लॉस का भी घर यही है। आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी फैमिली, और कभी कभी आपका माइंड, यानी कि कहीं ये दूर का घर है। यानी कि अगर मून यहाँ बैठ जाए तो फिकल माइंडेड हो जाता है आदमी, लॉस्ट रहता है। तो यानी कि हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं या वो कहीं ना कहीं लॉस में रहती हैं। हम जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये वो घर है और मोक्ष का घर है। यहाँ से हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी देखते हैं, बेड प्लेजर्स भी देखते हैं। दोनों ही भाव हैं इस हाउस में। और यहाँ पर हम जेल भी देखते हैं, एसाइलम्स भी देखते हैं, बुरी चीज़ें भी देखते हैं। ड्रीम्स का भी घर यही है। अगर ये घर एफ्लिक्टेड हो तो हमें नींद नहीं आती, सपने बुरे आते हैं, और सपनों में कभी कभी कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी नज़र आ जाती हैं जो सही हो जाती हैं। और ये इस घर से हम हेल्थ वगैरह में भी खराबियां देखते हैं, बीमारियां देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इस घर से, जैसे फॉरेन की सेटलमेंट यही घर देता है, और विदेश की यात्राएं भी यही घर देता है। शुक्र जैसे प्लैनेट यहाँ पर एग्जॉल्ट हो जाते हैं। बेड प्लेजर्स, एंजॉयमेंट, सेंसुअल एक्टिविटीज़ यही घर देता है। और शुक्र अगर यहाँ आ जाए तो बहुत पावरफुल हो जाता है, तो फिर आदमी एडिक्शन में भी आ जाता है। शनि जैसा प्लैनेट अगर इस घर में बैठ जाए तो आपको बुरी आदतों में ले जाएगा, एडिक्शन में ले जाएगा। शुक्र की राशि में शनि अगर बैठ जाए तो एडिक्शन में, किसी बुरी लत में भी ले जाता है। शुक्र बैठ जाए तो आदमी सेंसुअल एक्टिविटीज़ में लाइफ गुजारने लगता है। तो यानी कि ये घर पावरफुल बहुत है तो 12वां घर, लेकिन इसमें जो एनर्जी है वो ऐसी है जो आदमी जिसको हैंडल आप नहीं कर सकते। मतलब इस एनर्जी से छूटना बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पर 2 नंबर राशि है। 2 नंबर राशि है हमारे परिवार की, वेल्थ की, पैसा कमाने की, पैसा इकट्ठा करने की, परिवार से जुड़े रहने की, परिवार की हेल्प की, परिवार के एसेट्स की, हमारे स्पीच पैटर्न की। और 2 नंबर राशि जो है शुक्रदेव की राशि है। शुक्रदेव की ये साधारण राशि है, लेकिन चंद्र की ऊंच की राशि है। ये नहीं भूलना हमने। एग्जॉल्ट हो, मून यहाँ एग्जॉल्ट हो जाता है। वीनस की ऑर्डिनरी राशि है। वीनस की मूल त्रिकोण राशि 7 नंबर है, एग्जॉल्टेशन साइन 12 है, लेकिन मून का एग्जॉल्टेड साइन 2 नंबर है। तो जब भी आप 2 नंबर की स्टडी करो किसी भी चार्ट में, तो उसमें उसके 2 मालिकों को देखना बहुत ज़रूरी है, एक तो चंद्र को और एक शुक्र को। तभी आप सही प्रिडिक्शंस पे आप आ पाओगे। तो यहाँ पर केतु आ गया। केतु एक मोक्ष का कारक है वैसे तो, लेकिन मैलेफिक एनर्जी है केतु। केतु आदमी को किसी भी चीज़ों में लिप्त कर देता है, इन्वॉल्व कर देता है। केतु दिल का प्लेनेट है, दिमाग का नहीं है। जहां दिल आ गया वहां पर आप फंस जाओगे। और केतु हमेशा आदमी के दिल पे ही चोट मारता है। आदमी जब विरक्त, यानी कि जब इस संसार से
आदमी का मन उठ जाता है तो आपके दिल को ही बदलता है केतु। और जितने भी हमारी हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं, जिन बड़े बड़े लोगों के दिल बदले हैं, मन अंदर से बदले हैं, तो उनकी लाइफ भी बदल गई है। तो ये केतु का फंक्शन है। यानी कि एक आदमी एक दौड़ में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, फिर केतु उसके दिल पे ऐसी एक चोट मारता है कि वो आदमी एकदम बदल जाता है। पूरी की पूरी उसकी थॉट प्रोसेस बदल जाता है, लाइफ बदल जाती है। हमारे हिस्टोरिकल स्टोरीज में राजा हरिश्चंद्र की बात करें, सिकंदर की बात करें, अशोक की बात करें, तो इनके दिल बदले थे। और तुलसीदास की बात करें तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके दिल पर आघात करता है और आपको पूरा का पूरा बदल देता है, ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है आपकी लाइफ में। और केतु वैसे सॉलिट्यूड देता है, अकेलापन देता है, मायूसी देता है। मेडिटेशन का प्लैनेट है, मेडिटेशन की तरफ ले जाना चाहता है आपको। जो आदमी सीधे रास्ते से नहीं जानते उनको 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 दुख दर्द देता है, उनको ऐसे ऐसे दुख देता है कि आदमी अपने रास्ते ही बदल देता है। तो केतु ऐसी एनर्जी है। और कुजवत बोलते हैं इसे, मंगल की तरह इसके वार है, यानी कि अग्निकारक प्लैनेट है ये, मंगल की तरह अटैक करता है। तो अब केतु आ गया 12वें घर में। 12वें घर में शुक्र की राशि में केतु है, तो नीच का केतु माना जाता है ये। यहाँ 12वें घर हालांकि मोक्ष का भी घर है, बैड प्लेजर्स का भी घर है, सेंसुअलिटी का घर है। यहाँ पर मोक्ष का चांस थोड़ा कम रहता है क्योंकि केतु अब नीच का बैठ गया और 2 नंबर में बैठ गया। 2 नंबर किसकी राशि है? शुक्र की है। शुक्र किसका प्लैनेट है? रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है। तो केतु यहाँ पर आपको गलत चीजों में डाल सकता है, कहने की बात यह। और 12वें घर के जो खराब फल हैं, यानी कि जो बैड प्लेजर्स वाले हैं, बुरी आदतों वाले हैं, वो उन फलों में आपको लिप्त कर सकता है केतु। और चंद्र की ऊंच की राशि है, आपके मन में कई तरह के विकार पैदा कर सकता है। परिवार को हेल्प तो करेगा लेकिन परिवार से खुद अपने आप को डिटैच्ड रखेगा क्योंकि परिवार की राशि है। पैसा कमाने के लिए आदमी फॉरेन कंट्री में यहाँ केतु भेज देगा लेकिन उसका मन नहीं लगेगा, विचलित रहेगा। एक उसके मन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा कि उसका लाइफ में आने का पर्पस क्या है, क्या वो इन्हीं चीज़ों के लिए आया है या उसका अल्टीमेट गोल जो मोक्ष है उसके लिए आया है। तो यहाँ एक टग ऑफ वार चलती है। 12वें घर के दोनों प्रभाव पावरफुल हैं, स्पिरिचुअलिटी है, मोक्ष है, उस तरफ 12वां घर खींचता है। 2 नंबर साइन परिवार की तरफ खींचता है और केतु यहाँ कंफ्यूज कर देता है इंसान को कि मैं क्या करूँ भाई, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, मैं उचाट हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं फिकल माइंडेड हूँ, मैं मायूस हूँ, मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो लॉट ऑफ मैस, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लॉट ऑफ, यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं मिलती केतु को। राशि भोग की है, शुक्रदेव की है, रिश्तों की है, माँ बाप की है, एक्सटेंडेड फैमिली की है, और घर स्पिरिचुअलिटी का है, मोक्ष का है, मेडिटेशन का है। और केतु की एनर्जी भी इसी तरह की है लेकिन 12वें घर में शुक्र जो है दूसरे फल देता है। तो यहाँ पर एक मैस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर ये केतु इंसान को बहुत ही कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पर आदमी किस रास्ते पे जाएगा, उस रास्ते पे जाने के लिए हमें अगर चार्ट में देखना हो तो आपको जुपिटर की पोजीशन देखनी पड़ेगी, चंद्र की देखनी पड़ेगी और शुक्र की देखनी पड़ेगी। अगर 3 प्लैनेट में से 2 प्लैनेट कहीं स्पिरिचुअलिटी के इंडिकेशंस दे रहे हैं तो ये इंसान धक्के खाता हुआ कुछ सालों बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगा।
अगर तीनों ही प्लैनेट्स अच्छे हों, जैसे अच्छे का मतलब है अगर गुरु ऊंच का बैठ जाए तो 100% आदमी अर्ली लाइफ में 42 साल तक धक्के खाएगा, मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ में रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, प्रॉब्लम्स फेस करेगा और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की राह पे चल देगा। अगर गुरु ऊंच का बैठ गया दूसरे घर में, अगर गुरु की दृष्टि भी इस केतु पे आ गई तब भी बचाव है, लेकिन वो एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट उतनी बढ़िया नहीं है जितनी गुरु के ऊंच के बैठने में बढ़िया। गुरु अगर नवम भाव में बैठ गया तब भी ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में जाएगा। गुरु अगर 5वें में बैठ गया और उसकी दृष्टि केतु पे आ गई तब भी यहाँ पर चांसेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र। शुक्र अगर एग्जॉल्ट करके 10वें घर में बैठ गया तो आदमी लिप्त हो जाएगा, खराब आदतों में, खराब संगत में चला जाएगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड वीनस हमेशा आपको सेक्स सेंसुअलिटी की तरफ ही घसीट के ले जाता है और केतु यहाँ पर इस तरह के फल दे देगा। तो शुक्र का एग्जॉल्टेड होना बहुत बुरा है। हाँ, शुक्र अगर 8वें घर में बैठ जाए तो कुछ टाइम तक आदमी हिडन रिलेशनशिप्स में रहेगा, लेकिन बाद में 8वें घर का प्रभाव भी ऑकल्ट है, मेडिटेशन है, तो यानी कि इस तरह की विद्याओं में के थ्रू केतु आपको ले जाएगा शुक्र की हेल्प से। और शुक्र अगर नीच का बैठ गया तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में जाने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि शुक्र अगर नीच का बैठ जाएगा तो आपको बहुत एनालिटिकल बना देगा, केतु को बहुत एनालिटिकल बना देगा। वो सही और गलत को सोचने पे अपना गणित लगाना शुरू कर देगा और उसमें वो कंफ्यूज रहेगा, वो एक राह चुन नहीं पाएगा अपने लिए। और चंद्र की पोजीशन भी यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्र एग्जॉल्ट कर गया और केतु के साथ बैठ गया और केतु से थोड़ा दूर बैठ गया तो ये भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल देगा। ये वाला केतु अच्छे फल देगा। अगर चंद्र यहाँ एग्जॉल्ट कर गया, केतु से 10 डिग्री से दूर बैठ गया तो यहाँ पर अच्छे फल मिलने के संभावना ज़्यादा है। इसमें क्या है, अब राशि का लॉर्ड नहीं बल्कि उच्च का प्लैनेट राशि में आ गया और केतु यहाँ पर मजबूर हो जाएगा आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर केतु आपको वेल्थ भी जनरेट करेगा, आप अपने परिवार को पूछोगे भी सही, उसकी हेल्प भी करोगे और बढ़िया चलेगा। लेकिन केतु अगर चंद्र के बहुत नज़दीक बैठ गया तो ये आपके मून को एफ्लिक्ट कर देगा, मून में विकार पैदा कर देगा, क्योंकि केतु एक अंधेरे का प्लैनेट है। केतु का चंद्र के साथ बैठना है तो दूर बैठे, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री दूर बैठे। अगर केतु नज़दीक बैठ गया तो चंद्र को ग्रहण लगा देगा, फिर कम से कम 35-36 साल तक आदमी बहुत कंफ्यूज रहेगा। उसके बाद जाके इंसान सेटल होता है। ये केतु चंद्र के जब नज़दीक आ जाता है तो चंद्र में यानी कि हमारे माइंड में एक तो कन्फ्यूज़न देता है, एंग्जाइटी देता है, फिकल माइंडेडनेस देता है और यूँ कहना चाहिए कि नेगेटिविटी देता है, क्योंकि अंधेरे का कारक एक उजाले के प्लैनेट के ऊपर आ गया। और जब ज़्यादा नज़दीक होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण के आसपास बच्चे का जन्म हुआ है, इस नेटिव का जन्म हुआ है, क्योंकि चंद्र बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्र तो इसमें 2.5 दिन रहता है एक राशि में, तो 2.5 दिन का मतलब मैक्सिमम 2.5 दिन रहता है। अगर चंद्र कहीं भी बैठ जाए केतु के साथ तो इसका मतलब आपका जो जन्म हुआ है वो चंद्र ग्रहण के मैक्सिमम 2.5 दिन के अंदर हुआ है। या तो पहले चंद्र ग्रहण था, या 1 दिन पहले था, या उस दिन था, या उसके 1 दिन बाद था, या दूसरे दिन, या 2.5 दिन बाद था। तो चंद्र ग्रहण के आसपास जन्म हुआ है तो चंद्र अफेक्ट हो जाता है केतु से, और केतु एंग्जाइटी का कारक है। फिर चंद्र के साथ बैठ के कुछ हमें ये रोग भी दे देता है। केतु अग्नि कारक है, चंद्र वाटरी प्लैनेट है, तो कई तरह की हमारी हेल्थ में भी इश्यूज दे देता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा देता है चंद्र के साथ केतु अगर बैठ जाए तो इस तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ केतु इंसान को कंफ्यूज रखेगा।
लेकिन अगर दूसरे प्लैनेट्स यानी कि गुरु जैसा प्लैनेट अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि अब केतु को किसने इन्फ्लुएंस करना है? जुपिटर ने करना है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये जुपिटर का 12 नंबर साइन है इस घर में। तो जुपिटर इज आल्सो ए लॉर्ड ऑफ दिस हाउस इन काल पुरुष कुंडली। तो जुपिटर अगर ऊंच का बैठ गया या 9th हाउस में बैठ गया या 5वें में बैठ गया तो आपको अल्टीमेटली ये मोक्ष की तरफ ले जाएगा। लेकिन उससे पहले 42 साल तक आपको काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, काफ़ी धक्के खाने पड़ेंगे। फॉरेन कंट्री में आप तभी स्टेबल हो सकते हो जब ये जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उस नक्षत्र का लॉर्ड किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है। यानी कि यहाँ नक्षत्र मिलते हैं 3। पहला नक्षत्र कृतिका सूर्य देव का, उसके 3 चरण हैं। दूसरा नक्षत्र है यहाँ रोहिणी, वो चंद्र का है, उसके 4 चरण हैं। तीसरा है मृगशिरा जो मंगल देव का है, उसके 2 चरण हैं। तो अब देखिए ये तीनों ही नक्षत्र के लॉर्ड सूर्य, चंद्र और मंगल है। केतु का कोई खास इनसे मतलब दोस्ती नहीं है, दे आर एनिमी नक्षत्रास। और लेकिन अगर ये नक्षत्र के लॉर्ड ही बहुत अच्छे बैठ गए तो यहाँ पर केतु आपको फॉरेन कंट्री में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको फायदे दे सकता है। शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो यहाँ केतु के अच्छे फल भी आपको मिल सकते हैं। जैसे सपोज सूर्य के नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है और सूर्य यहाँ पर एग्जॉल्ट होकर बैठ जाए 11वें घर में या तीसरे घर में ही बैठ जाए अपनी राशि में, बहुत बढ़िया है। या चौथे घर में बैठ जाए बुध की राशि में, बहुत बढ़िया है। या 10वें घर में बैठ जाए गुरु की राशि में, बहुत बढ़िया है। या मंगल की राशि में 11वें घर में बैठ जाए तो आपको यहाँ पर केतु के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य नीच का नहीं होना चाहिए, 6ठे 8वें में ना हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी यहाँ केतु के रहने से। इनस्टेबिलिटी रहेगी और काफ़ी वॉन्डरिंग लाइफ रहेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, नौकरियां बदलनी पड़ेंगी और भी कई परेशानियां रहेंगी और बीमारी का योग भी बनेगा अगर सूर्य 6ठे 8वें में आ गया और केतु कृतिका में बैठा हुआ है। अगर केतु यहाँ रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। चंद्र आपका दूसरे घर में अपनी राशि में बैठा है तो बहुत ही अच्छा है। गुरु की राशि में 10वें घर में बैठा है, बहुत अच्छा है। 11वें घर में बहुत अच्छा है। चौथे घर में भी ठीक है, बुध की राशि है लेकिन ठीक है, वहाँ भी जो है उतनी बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक है। और 5वें घर में देखो, चौथा 5वां ये एनिमी साइंस है चंद्र के, तो इनको हम 2nd प्लेस पे रखते हैं। अपने मित्र राशि में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए या किसी लाभ भाव में बैठ जाए, दूसरे 11वें में बैठ जाए अपनी मित्र की राशि में, तो चंद्र बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ चंद्र आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा और केतु को इन्फ्लुएंस मून करेगा और केतु को अच्छे रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। और तीसरा नक्षत्र मिलता है मंगल का। मंगल भी गुरु की राशि में अच्छा काम करता है। चंद्र इसमें अपनी राशि में 11वें घर में अच्छा काम करेगा और चंद्र की राशि में थोड़ा नीच का हो जाएगा। पैसे वहाँ भी इंसान को मिलेंगे लेकिन थोड़ा नीच का हो जाएगा, वो अच्छा नहीं माना जाता। बाकी मंगल चौथे घर में आ जाए तो भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। और तुला राशि में भी मंगल को हमने ज़्यादा अच्छा काम करते हुए नहीं देखा। तो मंगल की जो प्लेसमेंट्स हैं वो तो लिमिटेड राशियों में ही अच्छे फल देंगे। मंगल हाँ 6ठे घर में बैठ जाए तब भी ठीक फल देगा, स्ट्रगल रहेगा लेकिन अच्छे। और 10 नंबर राशि में 8वें घर में बैठ जाए तब भी कुछ ना कुछ अच्छे फल दे देगा। मंगल की दोनों राशियाँ 6ठे और 8वें में बैठी हुई हैं, एग्जॉल्टेड साइन और अपनी राशि। तो यहाँ भी मंगल के अच्छे रिजल्ट्स कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे। लेकिन मंगल की बजाय अगर सूर्य या चंद्र के नक्षत्र में बैठ जाए केतु तो हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ केतु देखेगा 8वें घर को अपनी नवम दृष्टि से और 5वीं दृष्टि से देखेगा चौथे घर को। चौथे घर में 6 नंबर साइन है। चौथे घर में केतु देखेगा तो कहीं ना कहीं बुध की राशि है, हालांकि मित्र राशि है केतु की, लेकिन केतु की खुद अपनी प्लेसमेंट 12वें घर में 2 नंबर साइन में नीच का बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मदर से डिटैचमेंट देना, यानी कि मकान बनने में दिक्कत आना, ये वाले सुख सुविधाओं में परेशानियां आना, ये वाली चीज़ें आपको देगा।
और अगर बुध देव बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो फिर ये वाली चीज़ें कम रहेंगी। सातवीं दृष्टि को हम ज़्यादा काउंट नहीं करते क्योंकि वहाँ राहु है। नवम दृष्टि उसकी 8वें घर पे पड़ेगी। अगर 8वें घर पे केतु आपको ऑब्स्टेकल्स देगा या ऑकल्ट में ले जाएगा, ये डिपेंड करेगा शनिदेव पे। अगर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही बैठ जाए तो केतु यहाँ पर कुछ नहीं कहेगा, और केतु आपको यहाँ पर कई तरह की ऑकल्ट की विद्याओं में माहिर बना सकता है। अष्टम घर को देख के उसे एक्टिवेट कर सकता है। और अगर शनिदेव नीच के बैठ गए तो केतु अष्टम घर की बीमारियों को एक्टिवेट कर देगा और फिर बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन का भी योग बनाएगा। तो केतु ने जिस घर में बैठना है, जिस राशि में बैठना है, उस राशि के लॉर्ड को देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ उसकी दृष्टि है उस राशि के लॉर्ड को देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर जिस नक्षत्र में केतु बैठा है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट तो अति आवश्यक है देखना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही आपने ये अनुमान लगाना है कि केतु यहाँ पर किस तरीके से फल देगा। नॉर्मली केतु के किसी भी घर में हम बहुत अच्छे फल देखने को नहीं मिलते। कुछ अच्छे फल मिलते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज भी मिलती हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। इसको बहुत ही आपने टेक्निकली देखना है और किसी भी एक प्लैनेट की एक राशि की प्लेसमेंट में एक जैसे रिजल्ट्स कभी नहीं आते। आप अगर 50 चार्ट्स लोगे तो 50 चार्ट्स में अलग रिजल्ट्स मिलेंगे और यू विल बी सरप्राइज यार, लगन चार्ट में एक ही प्लेसमेंट है, सबको अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो वो रिजल्ट्स मिलते हैं राशि के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखते हुए, उसकी डिग्री को देखते हुए, उस पर किस किस प्लैनेट की दृष्टि है उसको देखते हुए, और फिर वो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है, कितने डिग्री का बैठा है, क्या वो उस घर से अब कोई इस नक्षत्र का लॉर्ड सपोज छठे घर में 1 डिग्री का बैठ जाए तो आप ये मत समझना वो पूरे छठे घर के रिजल्ट्स देगा, वो 5वें घर के भी रिजल्ट्स देगा, क्योंकि उसकी कुछ रेज जो है वो 5वें घर में भी है, क्योंकि यहाँ तो वो एक डिग्री का ही है। तो 14 डिग्री उसका प्रकाश जो है 5वें घर में है और 16 डिग्री छठे घर में है, 30 डिग्री का प्रकाश माना जाता है। तो ये भी आपने देखना है कि केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उस नक्षत्र का लॉर्ड किस घर में है। अगर सपोज सूर्य छठे घर में आ गया या सूर्य सपोज हम कहते हैं नवम में आ गया और 1 डिग्री का आ गया, तो 9वें घर में, 9वां घर ऑस्पिशियस है, चाहे शनिदेव की राशि है लेकिन घर तो ऑस्पिशियस ही है, लेकिन 1 डिग्री का आ गया तो वो 8वें घर को भी साथ में ले लेगा। तो आप ये मत समझना कि सूर्य 9वें भाव के रिजल्ट्स देगा सारे, 8वें घर की प्रॉब्लम्स भी साथ में ले लेगा, क्योंकि वो 8वें घर से चल के अभी वो उसने गेट पे एंट्री मारी है 9वें भाव के, अभी तो उसका आधा प्रकाश 8वें घर में ही है। तो इसलिए बोल देते हैं यार ये जो है स्टेज जो है बाल अवस्था में है या मृत अवस्था में है कोई प्लैनेट, उसी वजह से समझाने के लिए बोल देते हैं। ना तो कोई प्लैनेट मृत अवस्था में होता है ना बाल अवस्था में होता है, उसका प्रकाश उस घर में कम हो जाता है, यूँ कहना चाहिए। अगर कोई मृत अवस्था में प्लैनेट है तो उसका प्रकाश उस पर्टिकुलर घर में कम हो गया बहुत ज़्यादा, दूसरे घर में एंट्री हो गई उसके प्रकाश की, तो उसको बोल देते हैं मृत अवस्था में। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप किसी भी कुंडली को एनालाइज करते हैं तो आई एम श्योर आपको पूरे रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट देखने को मिलेंगे। Thank you very much once again. Please take care of your family and yourself. We'll see you soon. Have a nice time. Goodbye.